बहुत दिनों बाद हुई सतीश के साथ मुलाकात। बेचारा हैरान परेशान होकर भीड़ को धकियाता हुआ चला जा रहा था। इसी इलाके के आसपास हैं कोलकाता के कई दफ्तर। इन दफ्तरों की बस अभी अभी छुट्टी हुई है। जाड़े का मौसम, रास्ते पर अंधेरा उतर चुका है। थके हुए शरीर के साथ मैं किसी बैलगाड़ी की तरह अपने आप को खींचे जा रहा था। अचानक सतीश के कुर्ते का कोना पकड़कर चीख उठा, अरे सतीश, तुम यहां? सतीश भी हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोल पड़ा, नरेन, कसम से हम तुम्ही को खोज रहे थे। अभी तो मुझे धकिया कर चले ही गए थे आगे। अम्मा किस्मत अच्छी थी, दिख गए तो रोक लिया। सॉरी यार, हम ना जरा व्यस्त हैं। वो तो मैं समझ ही गया, लेकिन चले कहां ये भी तो फरमाइए। तुम्हें भी चलना होगा हमारे संग। ज्यादा दूर नहीं, रास्ते में जाते जाते माजरा बताएंगे तुम्हें। बचपन से ही जानता हूं मैं सतीश को, जो कहता है वो करके ही रहता है। इस बार भी वही हुआ, जाना पड़ा। उसकी मंजिल बहुत पास ही में थी और उसने अपना मकसद भी थोड़े से में बयान कर दिया। उस दिन सुबह अखबार के खरीद बिक्री वाले कॉलम में एक विज्ञापन छपा था। सतीश ने अपनी जेब से विज्ञापन की कटिंग निकालते हुए कहा, एक बहुत ही मॉडर्न और मिस्टीरियस चाइनीज पलंग ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा। इस दुनिया में अपनी तरह का अकेला। मौका निकल गया तो पछताना पड़ेगा। तो पता है, इतना बाय उतना, फलाना स्ट्रीट। लो पढ़ो। हाँ हाँ समझा। तो इस मिस्टीरियस शब्द का मतलब क्या है? उसी ने तो हमें सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं हम। सतीश बढ़ा चला जा रहा था रास्ते का नाम देखते हुए। अचानक उछल पड़ा, अरे मिल गया, यही वाली गली है। शाम की हल्की रोशनी में उस गली की ओर देखते हुए मेरे सारे बदन में पता नहीं क्यों एक सनसनी सी दौड़ गई। जो इस इलाके से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि यहीं आसपास बसी है चाइनीज बस्ती, चाइना टाउन भी कह सकते हैं। तो इसी चीनी मोहल्ले के चीनी वातावरण में रहस्यमयी पलंग। मैंने सतीश का हाथ थामकर कहा, कोई जरूरत नहीं इस पलंग के सतीश, चलो चलो लौट चले। हमारी ना हिंदुस्तानी खाट ही भली। डरपोक कहीं के, इतनी दूर आकर लौट नहीं सकते हैं हम। गली के मोड़ पर एक नीम का पेड़ किसी प्रेत की तरह सिर ताने हुए खड़ा था। उधर डस्टबिन के अंदर से पता नहीं किस अलीज गलीज खाने की विचित्र गंध नथनों के अंदर हिलोरे मार रही थी। लग रहा था पहले जन्मदिन की खीर पेट के अंदर से ज्वालामुखी बन फूट कर बाहर निकलेगी। नाक को रुमाल से सील करके किसी तरह आगे की तरफ कदम बढ़ाया। एक हवा का झोंका मानो रास्ता भूलकर उत्तर से बहते हुए आकर हमारे शरीर से टकराया और थम गया। सर के ऊपर से चमगादड़ों का एक झुंड अपने पंखों की आवाज करते हुए उड़ गया। ताजा ताजा लावारिस हुए दो कुत्ते गले की नसें फाड़कर बिना इजाजत घुस आए दो अजनबियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे थे। रास्ते में कोई आदमी या आदमजात भी नहीं दिख रहा था। पास में ही दिखा किसी चीनी डॉक्टर का एक बहुत पुराना साइन बोर्ड। उस बोर्ड पर बनी कंकाल की तस्वीर भी धुंधली पड़ चुकी थी। जाने कहां से किसी पियानो के बजने की धीमी सी आवाज आ रही है। जल्दी ही हम जहां हमें पहुंचना था जा पहुंचे। ऐसा मकान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। जगह जगह से ईंटें ऐसे बाहर निकल आई थी जैसे पोपले मुंह में से दांत। लगता है नवाब अली वर्दी खां के शासनकाल में इस मकान की बुनियाद रखी गई थी।
टूटे हुए दरवाजे से बचते बचाते अंदर की ओर घुसे। मकान के भीतर जाते ही मैं हैरान रह गया। इतनी तादाद में लोग कहां से आ गए? जिस सुनसान उजाड़ गली से हम अभी अभी होकर आए हैं, वहां तो किसी इंसान की परछाई तक नहीं थी। कोई भूतहा मामला तो नहीं। सभी के चेहरों पर हैरानी की छाया साफ दिख रही है। अलग अलग तरह के लोग जमा हुए हैं यहां। इतने सारे लोग, लेकिन किसी की जुबान से कोई आवाज नहीं निकल रही है। यानी कि कहीं एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई देती है। घंटे भर बाद एक मोटा सा चाइनीज बूढ़ा हमें रास्ता दिखाते हुए अंदर की ओर ले गया। उसके सर का एक भी बाल काला नहीं था। उसके सामने के 2 दांत सोने से मढ़े हुए थे और बाएं हाथ की उल्टी हथेली पर एक भुजाली की तस्वीर गुदी हुई। वो हमें हाथ के इशारे से समझाते हुए बहुत सारे कमरों के पार उस हॉल में लेकर आया था जहां बिछा हुआ था वो पलंग। ये मकान था किसी दुर्गम किले के जैसा, चारों तरफ भूल भुलैया। मगर हां, पलंग हो तो ऐसा हो। ऐसा पलंग मैंने जिंदगी में दूसरा नहीं देखा। पलंग तो मैंने बहुतेरे देखे हैं, लेकिन इस जैसा हैरतनाक चाइनीज पलंग मैंने तब पहली बार और आखिरी बार ही देखा। उस पर गजब की सुंदर नक्काशियां बनी हुई हैं। एक तरफ है भगवान बुद्ध की धीर गंभीर ध्यान में डूबी हुई मूर्ति। आकार में यह पलंग कोई बहुत बड़ा नहीं है। 2 लोग बड़े ही आराम से सो सकते हैं। मगर हैरत की बात, इस पलंग को बढ़ाकर 10 लोगों के लायक भी बनाया जा सकता है। देखकर तो अवाक ही रह गया। सभी के साथ मोल भाव होने लगा। उस एक मामूली से लकड़ी के पलंग ने सभी का मन मोह लिया था। उसे खरीदने के लिए सब के सब बेचैन हुए जाते थे। देखते ही देखते कीमत बढ़ने लगी, लेकिन आखिरकार वो पलंग आया सतीश की ही किस्मत में 1500 रुपए में। हैरान ना हो, उस दौर में 1500 भी एक रकम हुआ करती थी। उस पलंग को लेकर घर लौटते लौटते 10 बज गए। जिसने भी देखा उसी ने कहा, अरे वाह। वहीं पर रात का खाना खाकर मैं अपने घर लौट आया। सतीश ने कहा, नरेन, फिर आना, दावत बाकी है। तथास्तु। लेकिन अगली सुबह ही सतीश मेरे घर आ पहुंचा। बिखरे उलझे बाल, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें दोनों जवा कुसुम की तरह गहरी लाल। मैंने हैरत से पूछा, अरे क्या हुआ? अरे गड़बड़ हो गई, खतरा, भयानक खतरा। किस चीज का खतरा? वही पलंग। कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मुझे पहले से ही लग रहा था। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। अरे कुछ भी हो, आखिरकार है तो वो एक रहस्यमयी पलंग। पिछली रात की बात उसने मुझे तफसील से बताई। सारी रात वो सो नहीं पाया था। उसी पलंग पर जाकर लेटा था वो। आधी रात को अचानक उसे लगा कि कोई उस पलंग को हिला रहा है। उठकर स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट जलाकर देखा। अरे पलंग तो ठीक ही है। वो जाकर फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद ही नींद खुल गई। कोई कर्णभेदी आवाज मानो पूरे कमरे में ही गूंज रही थी। पलंग का एक सिरा बार बार जाकर दीवार से टकरा रहा था। हड़बड़ाकर वो उठा और बत्ती जलाई। सब कुछ शांत और निस्तब्ध। कहीं कोई आवाज भी तो नहीं। वो फिर से जाकर लेट गया। इस बार उसने बत्ती नहीं बुझाई। रात के चौथे पहर किसी के करुण स्वर में रो रो कर आर्तनाद करने से उसकी नींद टूट गई।
पता नहीं कौन पलंग के पास बैठकर घुटी दबी हुई आवाज निकालकर रोए जा रहा था। शुरू में ही तो तुमसे कहा था मैंने, कोई जरूरत नहीं है वो पलंग खरीदने की, लेकिन तुम ना ठहरे जिद्दी। अब भक्तो, देखो नरेन, हम शायद तुम्हें समझा नहीं पा रहे हैं। उस नामुराद पलंग से मुझे ऐसा लगाव हो गया है कि क्या बताएं। हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। फिर मरो उसे लेकर। नरेन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ, आज तुम हमारे वहां रात का खाना खाना और सारी रात जागकर उस पलंग पर नजर रखना, प्लीज यार। देखते हैं उस पलंग का पेच है क्या। और मेरा ऑफिस? पागल, इतवार है कल। फिर जो होता है, दोस्त की सहायता करने के लिए शाम को उसके घर जाकर उपस्थित हुआ। खाना पीना करके रात जागने की पूरी तैयारी के साथ हम दोनों, दो परम मित्र, पलंग वाले कमरे में विराजमान हुए। मेरे हाथ में जासूसी उपन्यास था और सतीश के हाथ में हेल्थ एंड हाइजीन। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हमने तय किया, पहले सतीश सोएगा और मैं जागूंगा, उसके बाद सतीश जागेगा और मैं सोऊंगा। किताब के पन्ने खोलकर मैं बैठा रहा, एक अक्षर भी पढ़ नहीं पाया, एक टक देखता ही रह गया। डर के मारे चारों दिशाओं में कान खड़े किए बैठा रहा। जरा से किसी खटके से चौंक जाता था। लगता था कि सोया तो कोई बुरी आत्मा आकर मेरा गला दबा जाएगी। पास ही किसी घर में घड़ी ने टंग टंग करके 2 बजाए। अचानक एहसास हुआ कोई बाहर के बरामदे में चहलकदमी कर रहा है। धीरे धीरे उसके पैरों की आवाज साफ होने लगी। मेरे अंदर नस नस में सिहरन सी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ही फटाक की आवाज करते हुए खुली खिड़की बंद हो गई। पल भर के लिए लगा मैं शून्य में तैर रहा हूं। मेरे होश मानो गुम होने लगे। मैं जिंदा हूं या मर गया, इस बात पर भी मुझे शक होने लगा। मैंने घबराई हुई आवाज में पुकारा, सतीश, सतीश। क्या हुआ नरेन? हाँ, क्या हुआ? डर और अचरज के कारण मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। सतीश ने मेरे दोनों कंधों को झकझोरते हुए पुकारा, नरेन, नरेन। कितना डर गया था मैं। वो तो हम समझ ही गए। खैर, अब तुम्हें नहीं जागना होगा। तुम सो जाओ, मैं जागकर नजर रखूंगा। ना, मैं भी नहीं सोऊंगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और फिर अब तो नींद आएगी भी नहीं मुझे। डरपोक कहीं के। उसके बाद डरपोक मैं और सतीश दीवार से पीठ टिकाए बैठे रहे। हम दोनों बिना कोई आवाज निकाले चुपचाप बैठे रहे। मैं खुली हुई खिड़की के बाहर आसमान के एक टुकड़े को टुकुर टुकुर देखता रहा। अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। लगा जैसे वो सब हमारे हाल पर खिलखिला रहे। हम खामोश बैठे थे। इतने में ही अचानक बिजली वाली बत्ती फुस करके बुझ गई। हम एक साथ ही बोल पड़े, कौन? हमें लगा किसी ने मेन स्विच ही बंद कर दिया है। अचानक ही एक कर्कश हंसी कमरे में चारों तरफ गूंजने लगी। ऐसी हंसी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को हंसते नहीं सुना, और हंसी है कि रुकने का नाम ही न ले। ये कैसी अजीब आवाज है। लगा कोई बिल्कुल दरवाजे के पास आकर अपना दम तोड़ रहा है। मैं सिहर उठा। सतीश ने फटाक से टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली।
लेकिन इससे नुकसान ही हो गया। लगा कोई दरवाजे के उल्टी तरफ वाले खिड़की के पास बैठा आर्तनाद करके रो रो कर मरा जा रहा है। रोने की कोई भाषा मुझे समझ नहीं आई, केवल एक करुण आवाज पूरे कमरे में चक्कर काट काट कर दम तोड़ती रही। उसके बाद वो रोने की आवाज पलंग पर जाकर वहीं थम गई। उसके रोने से मानो पलंग भीग गया। उस अनजानी जुबान में उस अनसुनी रुलाई ने एक ऐसी वेदना जगाई कि जिसकी वजह से हमारी सारी ताकत धीरे धीरे खोती चली गई। ऐसा लगा मानो कोई क्लोरोफॉर्म देकर हमें बेहोश कर रहा हो और धीरे धीरे हम अपना होश खोते जा रहे हैं। सतीश के अंदर हिम्मत थी जरा सी ज्यादा, इसीलिए वो टॉर्च की रोशनी पलंग पर डालते हुए गरजा, कौन है वहां? कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा। किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक वो पलंग पूरे कमरे में घूमने लगा बहुत सारे कंकाल उसके चारों तरफ नाच रहे हों। उनकी हड्डियों की खट खट आवाज से कान के पर्दे मानो फटे जा रहे थे। मेरा कलेजा पता नहीं किस दुख के मारे धड़ धड़ करते हुए मुंह को आने लगा। लग रहा था टूट के चूर चूर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं पूरा बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं पाया। लगा जैसे मैं बहुत दूर किसी चीनी के घर जा पहुंचा हूं। एक कमरे में एक छोटी सी बत्ती टिमटिमाकर जल रही है। कमरे के फर्श पर एक आदमी मरने की सी हालत में पड़ा हुआ है। एक फटी हुई चटाई पर उसका बीमार चेहरा देखकर मुझे बड़ा रहम आया। बीमारी से लड़ते लड़ते बेचारा मात्र कंकाल रह गया है। उसके पास ही बैठी थी उसकी बीवी ही होगी। अपने पति से 4 गुना भारी शरीर था उसका। एक मजबूत स्टूल पर बैठी वो ऊंघ रही थी। उसके पास ही हमारे इस पलंग को देखकर मैं हैरान रह गया। 7 समंदरों के पार से इसे कौन यहां तक लेकर आया? अचानक उस औरत ने जोर की आवाज करते हुए एक अजीब सी उबासी दी। उसके बाद मुंह के सामने मध्यमा और अंगूठे से जोर की चुटकी बजाते हुए कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। देखा उसका पति इसी बीच जगकर धीरे धीरे चुपचाप उस पलंग पर जा चुका है। अचानक गुस्साई बाघिनी की तरह उसकी पत्नी ने उसे खींचकर पलंग से उतारा और नीचे फेंक दिया। वो जोर की आवाज में गरजने लगी और उसका पति अजीब तरीके से गड़गड़ाने लगा। अनुरोध करता रहा उस पलंग की तरफ उंगली दिखाकर। लगा वो पलंग पर बैठना चाहता है, लेटना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी को यह किसी भी कीमत पर गंवारा नहीं। बेचैनी में खांसते खांसते उसके मुंह से खून के कुछ कतरे निकल पड़े। मैं सिहर उठा। फिर उस आदमी का सर बिस्तर पर एक ओर लुढ़क गया। उसके बाद वो और नहीं उठा।
उसकी बीवी उसके पास बैठकर अलग अलग आवाजें निकालते हुए रोने लगी। जब होश लौटा तो देखा भोर का उजाला चारों तरफ फैल चुका है। देखा सतीश की मां मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रही है। सतीश नीचे वाले कमरे में था, उसे अब तक होश नहीं आया था। उसके बाद मैंने सुना कि सुबह के 4 बजे के लगभग हम दोनों मुख्य दरवाजे के पास आकर जमीन पर गिरकर गुंगिया रहे थे। वो उधर से गया, नहीं हो पाया पलंग से। हाँ, पानी पानी सुबह की रोज कौन है? कौन? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ मैं सोऊंगा। डॉक्टर साहब? हाँ। कौन? हाँ ठीक। सतीश की मां बाहर आकर हमारी ये हालत देखकर चीख पड़ी और रोना शुरू कर दिया। पक्का 3 घंटे सेवा करवाने के बाद हमें होश आया। डॉक्टर हिदायत देकर गए हैं, डरने की कोई बात नहीं है, एक अचानक सदमा लगा है, सब ठीक हो जाएगा। सतीश भी होश में आने के बाद मेरी ही तरह अजीब सी आवाज में उल जलूल बकता रहा। पलंग बेचने के लिए एक विज्ञापन दिया गया। अगले दिन शाम को अनगिनत लोगों से घर भर गया। पलंग बिक गया। अंत में उसकी कीमत कितनी मिली पता है? 2000 रुपए। एक यहूदी आदमी उसे खरीद कर ले गया। खैर, बीच में कुछ मुनाफा ही हो गया। पलंग नहीं बिकता तो आखिरकार उसे उठाकर किसी को दान में ही दे देना पड़ता। आज भी बीच बीच में उस रहस्यमयी चाइनीज पलंग की बात याद आती है। कभी कभी लगता है अब वो किसके पास है, जरा ढूंढ कर देखूं। उस बीमार आदमी की प्यासी रूह, जिसे उसकी भयानक बीवी ने कभी बीमारी के डर से जीते जी उस पलंग पर सोने नहीं दिया, उसकी क्या ख्वाहिश पूरी हो सकी है? या कि वो आज भी हर रात उस पलंग के पीछे भागती फिरती है कि किसी को भी उस पर सोने नहीं देगी।